ठीक है सर। Bismillahirrahmanirrahim. As we discussed monitor model in our, I think, previous to previous lecture or next to previous lecture, but we stopped or we missed somebody bit or some. Yes, sir. Or today we will discuss the rest of the 3 points that were missed in our last lecture: the natural order hypothesis, the input hypothesis, the effective filter hypothesis. ये 5 हाइपोथेसिस हैं जो मॉडल या मॉनिटर मॉडल के अंदर या मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर ऐड होते हैं. फर्स्ट वन एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस था, Yes, सेकंड और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, the third one, and fourth one the input hypothesis, and fifth one the effective filter hypothesis. And today we will discuss the natural order hypothesis and the input hypothesis or the effective filter hypothesis. Let's move on. The natural order hypothesis. Natural order, sometimes we have some specific pattern of a language, any language, that just like if we talk about Urdu language, that we have a pattern of Urdu language or pattern of sentences like subject plus object plus verb. But in English language, we have some the different pattern of sentence structures like subject, verb, and then object. There is a somehow little bit difference between the Urdu and English language. The natural order hypothesis is a hypothesis or is a in which we discuss as the order of the things, order of the language, order of the sentence, or order of the structure of the things that is being interpreted or that is being written or written. हम चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कस करना चाह रहे होते हैं या हम जो लिखना चाह रहे होते हैं, उसका जो कुदरती ऑर्डर होता है, नेचुरल ऑर्डर किसी लैंग्वेज का होता है, उसे हम फॉलो करते हैं. इसमें कहना क्या चाहता है, कहता है जो वी एक्वायर द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर. हम एक ऑर्डर के हिसाब से इन्हें मैनेज करते हैं चीज़ों को. सम रूल्स टेंडिंग टू कम अर्ली एंड अदर लेट, और हमें पता होता है कुछ पहले आएंगे कुछ बाद में आएंगे. जैसे हमें पता है सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो जुमले के लास्ट में इस्तेमाल होगा. एक ऑर्डर है, हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पहले आ रहा होता है कुछ बाद में आ रहा होता है. सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ रहा है, ऑब्जेक्ट जुमले के लास्ट में आ रहा होता है. ये वॉल्यूम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों का. ये किसकी आवाजें आ रही हैं? जी, the order does not appear to be determined solely by formal simplicity, and there is a evidence that it is independent of the order in which rules are taught in language classes. ये नुमाया तौर पर पता होता है कि जो लैंग्वेज का ऑर्डर होता है उन्हीं की बेसिस पर हमें रूल्स सिखाए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में. और वो ऑर्डर्स कहते हैं, कह लें कि ऑर्डर इज नेसेसरी टू लर्न लैंग्वेज, और हमें लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम उस नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करें. अगर हम उस नेचुरल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो फिर हमारे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं. कहते हैं जी, दोज हु एक्सपोजर टू सेकंड लैंग्वेज इज नियरली ऑल आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज क्लासेस डू नॉट शो अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम दोज हु हैव हैड मोस्ट ऑफ देयर सेकंड लैंग्वेज एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम. कहता है अमूमन ऐसा होता है कि जिन लोगों ने क्लासरूम के अंदर लैंग्वेज नहीं सीखी होती, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उन लोगों जैसा ही होता है जो क्लास के अंदर बैठ के लैंग्वेज को सीखते हैं. डेफिनेटली जो आउटसाइडर जो होते हैं, जो क्लासरूम में नहीं बैठते, उनको भी नेचुरल ऑर्डर जो होता है कुदरती तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं. वो अलग बात है कि उन्हें रूल्स का पता नहीं होता कि रूल्स कौन से हैं, लेकिन उन्हें लैंग्वेज का ऑर्डर पता होता है कि हमने लफ्ज़ को जैसे बनावट बनाना है, स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं या जुमला जो वो बोलते हैं, उनके बोलने के अंदाज जो होते हैं वो सेम वैसे ही होता है जैसे कि क्लासरूम में सीखने वाले बच्चे की बात करते हैं. लेकिन नो डाउट कि यहाँ पर ये डिफरेंस होता है कि जो क्लासरूम में सीखते हैं उनके पास रूल्स और रेगुलेशंस का उन्हें पता होता है, लेकिन जो क्लासरूम से बाहर सीखते हैं उन्हें रूल्स और रेगुलेशन का पता नहीं होता, लेकिन वो ऑर्डर सेम ही इस्तेमाल करते हैं बात करने का, सेम तरह से बात कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, इस ऑर्डर की बात क्या करता है जी, एवरेज ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. कहता है जी इन रेगुलर की बात कर लें कि प्लूरल हो या कपुलर है, या प्रोग्रेसिव की बात कर लें, आईएनजी फॉर्म को वो प्रोग्रेसिव कहता है, और प्लूरल की बात करता है या कपुलर टू वी है, मतलब कि वर्ब के साथ इस्तेमाल करता है. तो कहने का मतलब है कि हमें पता होता है कि हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स को प्रोग्रेसिव में लेके जाना है तो वो ही इज गोइंग का ही कहेगा,
आर्टिकल आए और दा का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हमने करना है या नहीं करना। अगर एक बंदे ने प्रोग्रेसिव सेंटेंस में बात करनी है तो वो चाहे क्लासरूम के अंदर बैठ के बात कर रहा है या क्लासरूम के बाहर बैठ के बात कर रहा है, दोनों वो बात सेम ही कर रहे होंगे, उन दोनों की बात में डिफरेंस नहीं होगा। वो भी प्रोग्रेस की बात कर रहा होगा, मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी यही बता रहा होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, और क्लास के अंदर जो बच्चा बैठा है वो भी यही बता रहा होगा कि मैं काम कर रहा हूँ। कि मैं पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि नो डाउट कि ये अलग बात है कि जो क्लासरूम का स्टूडेंट होगा उसे उसके रूल्स पता होगा, उसे पता होगा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन वो बच्चा जिसने क्लासरूम के अंदर बैठकर फॉर्मल लैंग्वेज नहीं सीखी, उन्हें शायद ना पता हो लेकिन ऑर्डर वो सेम ही इस्तेमाल करते हैं। इररेगुलर पास है या पास की हम बात कर लें या रेगुलर पास की बात कर लें या सिंगुलर की बात कर लें या पोजेसिव की बात कर लें, ये सारी चीज़ें इंसान इसी ऑर्डर के साथ लेके चल रहा है कि अगर हमने रेगुलर पास इररेगुलर पास बनाना है तो आप कह लें कि रेगुलर पास वो होते हैं जिनकी ईडी लगा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, और इररेगुलर वो होते हैं जिनकी ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, जैसे कि राइट, रोट, रिटन होता है, इनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। इसी तरह हम बाय, बॉट, बॉट होता है, तीनों फॉर्म डिफरेंट है हमारे पास। वॉक, वॉकड, वॉकड, तीनों फॉर्म सेम है। आपके लिए फर्स्ट में ईडी नहीं है, सेकंड थर्ड दोनों सेम आ रही हैं, लिहाजा जो ईडी लगाने से अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना लेता है वो रेगुलर पैटर्न होता है, और जो ईडी लगाने से अपना पास्ट और पार्टिसिपल नहीं बनाता उसे हम इररेगुलर पास्ट कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर तनकी या तज्जिया निगार क्या कहता है, कहते हैं जी दिस हाइपोथेसिस इज बेस्ड लार्जली ऑन द मॉर्फीम स्टडीज व्हिच आर of questionable आप कह लें कि methodological validity and which provide little information about acquisitional process. There is no theory provided to show why some things are learned before others. यहाँ पर कोई ये बात नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें पहले से जानी गई होती हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में सीखी होती हैं, हम क्लास में जब गए होते हैं तो हम ऑलरेडी वो चीज़ें जान रहे होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, तो होता ऐसे है कि वो चीज़ें हम नेचुरल प्रोसेसिंग से, नेचुरल ऑर्डर से वो पहले ही पढ़ चुके होते हैं या पहले ही जान चुके होते हैं। लेकिन जब उस क्लास से या उस किताब से जब हमारा वास्ता पड़ता है या हम मुंसलिक होते हैं तो तब हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे लिए पहले ही जानने के लायक हैं। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ें हम पहले से ही जान चुके होते हैं जब हम उसे पढ़ने लगते हैं। तो लिहाजा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रह जाएगा, क्योंकि हम इसके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट है आपके पास द इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस है क्या? ह्यूमन एक्वायर्स लैंग्वेज इन ओनली वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस और बाय रिसीविंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कहता है जी कि हमें एक अच्छा और बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम लैंग्वेज को हासिल करते हैं। अगर हमें कोई बात ऐसी बताई जा रही है कि दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही और शी इज सेइंग, कि वो कह क्या रहा है या वो कह क्या रही है, तो हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। अगर हमें कंप्रीहेंडेबल या आप कह लें कि अंडरस्टैंडेबल कोई मैसेज मिलेगा तो देन वी इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, देन हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं। कहते हैं जी वी मूव फ्रॉम आई आर करंट लेवल टू आई प्लस वन द नेक्स्ट लेवल अलोंग द नेचुरल ऑर्डर बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट कंटेनिंग वन आई प्लस वन। इसमें ये फॉर्मूला हमारे पास है जो आगे आगे भी डिफाइन भी करता है शायद जाके, लेकिन कहने का पर्पज ये है कि हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इनपुट जो दिया जा रहा है, अगर उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है, उसे हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, या वो इनपुट जो है या वो जो इन्फॉर्मेशन है जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हम उसे अंडरस्टैंड करने के लायक नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर लैंग्वेज एक्वायर नहीं हो सकती। हमें कंफर्म पता होना चाहिए आय लिखा है तो आय क्या है, क्या ये आय एक के बराबर है? अमूमन हम इसे आय को आप कह लें कि वन कंसिडर कर रहे होते हैं, और जैसे कि हम काउंटिंग में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम ये भी रोमन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ इसे हम आय के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट इंग्लिश का जो है उसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रोमन का वर्ड भी सेम है, उसे भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसका यहाँ कहने का पर्पज है कि वी मस्ट बी केपेबल इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फंक्शन ऑफ द वर्ड, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये आई एम अ बॉय, कि मैं एक लड़का हूँ, ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ये नंबर 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कि एक गिनती को हाईलाइट कर रहा है या एक प्रोनाउन आई को हाईलाइट कर रहा है। मतलब वी केपेबल इनफ, वी मस्ट बी केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड आई। यहाँ पर एक काउंटिंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या ये आय किसी मतलब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं जब आय इस्तेमाल होता है तो ये अमूमन
अगर अकेला इस्तेमाल होगा तो ये कैपिटल होता है, लेकिन अगर ये किसी वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है तो ये शॉर्ट ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि गिनती में इस्तेमाल होता है। शहनाज, बात समझ आ रही है मेरी? सर आ रही है। ठीक है, नदीम आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर। क्या कहते हैं जी? स्पीकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब लर्निंग। एज मच यू लर्न एज मच यू स्पीक। और कहते हैं बोलने से पहले तोलना चाहिए, और जो तोलने का अमल होता है वो लर्न करने का अमल होता है। और हम जब तक हमारे पास रीडिंग नहीं ना होगी, मतलब कि हमारे पास लिसनिंग नहीं होगी, तो हम बोल नहीं सकते। इट्स मीन गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो अच्छा लिसनर है वही अच्छा स्पीकर है, और जो अच्छा लिसनर नहीं है वो अच्छा स्पीकर कभी नहीं हो सकता। तो लिहाजा स्पीकिंग जिसने करनी है उसके लिए जरूरी है कि वो एक्विजिशन रखे, मतलब कि वो लैंग्वेज लर्न करे। स्पीच कैन नॉट बी टॉट डायरेक्टली बट इमर्जेस ऑन इट्स ओन एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग कंपिटेंस वाया कंप्रीहेंसिबल इनपुट। कहते हैं जी स्पीच जो है ये डायरेक्ट नहीं की जा सकती, ये अनटिल और अनलेस तुम्हें उसके बारे में मालूमात ना हो। तुम्हारे पास एक, मैं कहता हूँ बच्चों, आज के टॉपिक जो है ना एक्विजिशन के ऊपर है, आप इसके ऊपर ना कोई आप एक प्रेजेंटेशन दे दें, तो आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन तब तक नहीं दे सकते जब तक आप रीड नहीं करते, जब तक उसके बारे में आप सुनते नहीं है। रीडिंग करेंगे, उसके बारे में लेसन सुनेंगे, देन यू विल बी केपेबल, और देन यू विल बी लाइक इनफ टू स्पीक। तब आप उस लाइक होंगे कि आप उसको बोल सको, उसे आगे एक्सप्रेस कर सको। इसी तरह इफ इनपुट इज अंडरस्टूड, अगर आपको जो मालूमात दी गई है वो समझ ली जाती है, एंड देयर इज इनफ ऑफ इट, द नेसेसरी ग्रामर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, तो फिर हमें ग्रामर खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि हमें मतलब पता चलता है, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं उन चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। फिर हम बता देते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्रीहेंसिबल है और वो अंडरस्टैंडेबल है, कि हम उसे समझ सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं। लिहाजा उस चीज को जो हम समझ सकते हैं वो उसकी रूल्स भी हमें पता होंगे, डेफिनेटली हल्की फुल्की ग्रामर का भी पता होगा। The language teacher needs not attempt deliberately to teach next structure along the natural order। और समटाइम ऐसा भी होता है कि टीचर को एक एक लफ्ज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे उसे कंप्रीहेंड कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कर रहे होते हैं। It will be provided in just the right quantities and automatically reviewed if the student receive a sufficient amount of comprehensible input। अगर बच्चे के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो वो बच्चा बोलने लग पड़ता है, जो हमारे पास सबूत आ जाता है कि इस बच्चे को समझ आ रही है। अगर बच्चा क्वेश्चन करने लग पड़े तो इसमें उसे कुछ समझ आया है तो उसने क्वेश्चन किया है। अगर बच्चा सुम्मुन है, आप कह लें कि डंप बैठा हुआ है, तो फिर आप कह लें कि उस बच्चे के ऊपर डाउट है, आइदर के वो इस लायक नहीं है कि उसे बात समझ आ रही है। तो लिहाजा इनपुट हाइपोथेसिस के लिए जो जरूरी है एविडेंस क्या होना चाहिए? द साइलेंट पीरियड, जहां पर उसे खामोशी से बैठ के सुनना चाहिए। फिर एज डिफरेंसेस, ये भी उसे पता होना चाहिए, एज वेरी करती है। द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर, आपके ऊपर जो असर होता है चीजों को जांचने का, परखने का, या उन चीजों को जो आपने सीखी थी पहले, या लैक ऑफ एक्सेस टू कंप्रीहेंसिबल इनपुट, या आपके पास वो कमी कौन सी है जिसकी वजह से आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली वो वोकैब होगी। फिर इमर्जन एंड शेल्टर्ड लैंग्वेज टीचिंग, क्या आपको बड़ी अच्छी बेहतरीन किस्म की आपको वो लैंग्वेज की तदरीस दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो फिर आपके जो एविडेंस हैं वो बिल्कुल लैंग्वेज हाइपोथेसिस में इनपुट के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ बायलिंगुअल प्रोग्राम्स, क्या आप जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज के पास आपकी रिप्लेसमेंट है? क्या आपने लफ्ज अगर कह दिया है कोई ऐसा उर्दू अपनी जुबान में ही, तो वो उस टीचर ने जो लफ्ज बोल दिया है आपकी लैंग्वेज का, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके लिए जरूरी है, अगर मैं कहूँ कि कठोर एक लफ्ज है उर्दू लैंग्वेज में, अगर आपको कठोर की समझ नहीं आ रही तो आप इसकी रिप्लेसमेंट अपनी लैंग्वेज में ढूंढ नहीं पा रहे, तो फिर आप इसे बायलिंगुअल कैसे कर सकते हैं? आप इसे सेकंड लैंग्वेज में नहीं ढूंढ सकते। अगर कठोर का मतलब अपनी लैंग्वेज में आपको पता है, मतलब संग दिल है, सख्त दिल वाला है, या आप कह लें कि बेरहम है, तो फिर आप इसकी इंग्लिश दूसरी जुबान में आसानी से ढूंढ लेंगे। तो बायलिंगुअल स्पीकर भी अच्छा वही होता है जिसे अपनी लैंग्वेज पर पहले अबूर होता है, जिसे अपनी लैंग्वेज की टेंसेस के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर वर्ड्स की रिप्लेसमेंट करना आती है, तो वो बायलिंगुअल आसानी से समझ आता है। फिर इसके लिए जरूरी है कि रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रीड नहीं करते
तो इट्स मीन आप लिसन नहीं कर सकते, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आप उस स्पीच नहीं बना सकते उसकी। फिर ये वो सारे पेजेस हैं जो बयान किए गए हैं और उसने एक एक करके उनको बड़ी डिटेल में डिफाइन कर दिया है। साइलेंट पीरियड में चिल्ड्रन हु कम टू न्यू कंट्री वेयर दे आर एक्सपोज टू अ न्यू लैंग्वेज आर साइलेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली मैंने कहा था कि एक लम्हा होता है कि आप खामोशी से सुनते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उसे कंप्रीहेंड कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं। फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि एज के डिफरेंस की वजह से भी आपका इनपुट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा बड़े हैं तो चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, अगर आप छोटे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहती हैं। फिर एक्सपोजर क्या होता है कि आप जिस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज के लोगों के साथ आप कितना, उस मुल्क के साथ आप कितना, या उस लैंग्वेज के साथ कितना आप जानना चाह रहे हैं, या उसके बारे में कितनी आपको नो हाउ है, तो फिर डेफिनेटली उसका असर भी आपके ऊपर, लर्निंग के ऊपर होगा। एक बच्चा बहुत ज़्यादा जानता है अंग्रेजी कल्चर को, तो उसे अडॉप्ट करने में, उसे एक्सपोजर करने में उसे बहुत कम प्रॉब्लम होगी बनिस्बत उस बच्चे के जिसने लैंग्वेज को एक्सपोजर नहीं किया या उसके बारे में उसकी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या कहते हैं जी कि लैक ऑफ एक्सेस टू कंप्रिहेंसिबल इनपुट, हेयरिंग चिल्ड्रन ऑफ डेफ पेरेंट्स विद लिटिल एक्सपोजर टू कंप्रिहेंसिबल। जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप आप कह लेंगे सुन नहीं सकते, या जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को हासिल करने में। फिर वही दो बातें जो पहले कर चुके हैं कि अगर हमें सक्सेस चाहिए बायलिंगुअल में तो ज़रूरी है कि उसे अपनी लैंग्वेज के ऊपर भरपूर हासिल होना चाहिए। और फिर रीडिंग हाइपोथेसिस जो है, रीडिंग के लिए जरूरी है द इनपुट हाइपोथेसिस में अप्लाई टू एक्विजिशन ऑफ राइटिंग स्टाइल। In writing, competency comes only from large amount of self-motivated reading for pleasure and interest. और जब आप रीडिंग करेंगे डेफिनेटली आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपका इनपुट ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर फिर तनकीद का विचार क्या रखता है इसके ऊपर, कहता है जी द हाइपोथेसिस इज अनस्टेबल एज द की कॉन्सेप्ट कंप्रिहेंसिबल इनपुट इज नॉट डिफाइंड। कहते हैं जी कंप्रिहेंसिबल इनपुट है क्या चीज, इसने डिफाइन नहीं किया, लिहाजा ये कंप्लीट या आप स्टेबल नहीं कह सकते। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म्स। कहता है जी ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये उनको खत्म करने में काबिल नहीं रहा, लिहाजा ये फेल हो जाता है। लास्ट वन आपके पास है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब ये अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है क्या हमारे पास, हमें इसे देखना है सबसे पहले। अब ये जो अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है, इफेक्टिव मतलब कि जो इफेक्टिव होगी, जो कंप्रिहेंसिबल होगी आपके साथ, जो आपको ज्यादा फायदा देगी, उसकी बात करता है। और इस फिल्टर हाइपोथेसिस से क्या मुराद लेता है इसे हम डिस्कस करते हैं अभी। Comprehensible input may not be utilized by second language acquires if there is a mental block that prevents from their fully आप कह लें कि profiting from it। कहता अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा है दिमाग में जो आपको स्टंड किए बैठा है, आपकी लैंग्वेज को ब्रेक लगाए बैठा है, तो फिर जो लर्नर है या एक्वायर जो है सेकंड लैंग्वेज का, वो इस इनपुट से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक बंदे की एक डिच है, जिद है, वो एक ऑब्ड्यूरेसी दिखाता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन हालांकि जो लैंग्वेज का प्रोसेस है उसी काम के जरिए से हो सकता है कि हासिल होना हो, लेकिन वो जिद करके बैठा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लिहाजा उसने एक ब्लॉक बना लिया अपने लिए कि मैं ये काम नहीं सीखूंगा, मतलब नहीं सीखूंगा। आप उसके ऊपर जितना भी स्ट्रेस कर लें, जितना भी उसे फोकस दे लें, जितना भी आप उसे टाइम दे लें, वो बच्चा उसे लर्न नहीं करेगा, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ उसी जरिए से आनी थी जो जरिया उसने ब्लॉक कर लिया अपने लिए। द इफेक्टिव फिल्टर एक्ट्स एज अ बैरियर टू एक्विजिशन। जो एक अच्छा फिल्टर होता है वो एक अमल के तौर पर काम करता है उन बैरियर्स के ऊपर जो लर्निंग के दरमियान आते हैं। इफ द फिल्टर इज डाउन द इनपुट रीचेस द लैड, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एंड बिकम्स एक्वायर कंपिटेंस। इफ द फिल्टर इज अप द इनपुट इज ब्लॉक्ड एंड डज नॉट रीच द लैड। यहाँ पर उसने कंपिटेंसी के तौर पर मुकाबला दिया है, आपके लिए मुवाजना बनाया हुआ है। ये इफेक्टिव फिल्टर है। कहता है जी कंप्रिहेंसिबल इनपुट है, अगर इफेक्टिव फिल्टर ये आपका जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है इस लैंग्वेज डिवाइस से, ये एरो के निशान अगर यहाँ पर होते इस फिल्टर के पास, तो कहता है ये लैंग्वेज तक और लैंग्वेज एक्विजिशन तक ऑर्डर नहीं पहुंचता, तो जो इस लैंग्वेज को समझता नहीं, जब समझता नहीं तो इसका इनपुट वो नहीं बना पाता। कहता है ये जो कंप्रिहेंसिबल इनपुट है वो आपकी औकात, आपकी सोच, आपके म्यार के बराबर या उसके नीचे या उसके अंडर होना चाहिए।
जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक लिमिटेशन है, ये दीवार है, एक बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस कर सकता है। अगर आप कह दें जी यहाँ से लेके यहाँ तक छलांग लगा दें तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी यहाँ इस बॉक्स तक ही है। तो कंप्रिहेंसिबल इनपुट देने के लिए हमें पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की कैपेबिलिटी को देखना पड़ता है कि आइदर कि वो इस लायक है कि इतनी टफ वोकैब को अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर तो वोकैबरी उसकी रेंज के अंडर हुई तो फिर वो उस लैंग्वेज को हासिल कर लेगा आसानी से, या ऐसे अल्फाज हुए जो उससे सिमिलर हैं, जो उससे मिलते जुलते हैं, तो फिर उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, नॉलेज भी एक्वायर कर लेगा। अगर नहीं है तो फिर अफेक्टिव फिल्टर अगर बहुत बुलंद है तो फिर वो लैंग्वेज को हासिल नहीं कर सकता। फिर क्या कहता है जी, द फिल्टर इज दैट पार्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग सिस्टम दैट सबकॉन्शियसली screens incoming language based on what psychologist call affect। कहता है ये फिल्टर वो चीज है जो एक इंफॉर्मेशन होती है आपके दिमाग में, जिन्हें हम इजाजत दे देते हैं, जिसे या कोई साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ये उसके ऊपर असर डालती है। और सिंपल सी बात है कि अगर हम इसके ऊपर गौर करें, इस मॉडल के ऊपर गौर करें, तो यही सब कुछ है, यही आपको बता देगा। अगर इन्फॉर्मेशन उसकी रेंज के अंदर है तो वो लैंग्वेज हासिल करेगा, अगर रेंज से बाहर है तो लैंग्वेज हासिल नहीं करेगा। अगर इस बॉक्स के ऊपर फिल्टर है तो फिर उसके पास कोई बात नहीं समझ आएगी। जैसे हम कहते हैं कि इसी लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते वक्त हम वोकैब का बड़ा ख्याल करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि अगर एक बच्चा है तो उसके ऊपर मैं एक फिलॉसफी का लेक्चर झाड़ूं तो उसे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी पहुंच से, उसकी एक्सेस से, उसकी रसाई से वो बहुत दूर चीज़ें हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम पर्सन के लेवल पे आके बात करें, उस लर्नर के लेवल पे आके बात करें जो वो हासिल करना चाह रहा है। फिर लर्नर विद लो अफेक्टिव फिल्टर, हाई मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ गुड इमेज एंड अ लो लेवल ऑफ एंग्जाइटी। कहते हैं इन लोगों के पास एंग्जाइटी भी कम होती है, इमेज भी अच्छी बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस भी इनका अच्छा होता है, मोटिवेशन भी इनकी अच्छी होती है। किनका? जिनका अफेक्टिव फिल्टर लो होता है। अफेक्टिव फिल्टर लो कहाँ पे आ रहा है? मतलब ये नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बराबर आ रहा है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं लर्नर विद अ हाई इफेक्टिव फिल्टर, लो सेल्फ स्टीम, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी, इनके अंदर इस तरह भी है, परेशानी बहुत ज्यादा होती है, फ्रॉम अ मेंटल ब्लॉक, और इनके अंदर एक ब्लॉक भी होता है, मतलब दिमाग को भी ब्लॉक कर देते हैं। व्हेन द फिल्टर इज हाई, जब फिल्टर हाई होता है, इट ब्लॉक्स लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन को बंद कर देते हैं, सिखाई नहीं जा सकती। द लो अफेक्टिव फिल्टर इज डिजायरेबल, यहाँ पर चेक करें कि अगर यहाँ पर फिल्टर हमारे पास आप कह लें कि अप है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर लो है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर हमारे पास है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या कहता है जी, इसके ऊपर देयर इज नो कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टिव फिल्टर एंड नो बेसिस फॉर रिलेटिंग द अफेक्टिव फिल्टर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन लैंग्वेज लर्नर। कहता है उसने बयान तो किया है इफेक्टिव फिल्टर, लेकिन इफेक्टिव फिल्टर को इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ उसने अटैच नहीं किया, लिहाजा ये इसके अंदर कोई कमी है। फिर द हाइपोथेसिस इज इनकेपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग विद एनी प्रिसीजन द कोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड इट्स आउटकम। ये भी इसने नहीं बताया कि इसके आउटकम क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे, और ये डेवलप कैसे करेगा लिंग्विस्टिक के लिहाज से। तो लिहाजा ये आज जो हमारे पास था इसका आप कह लें कि आज जो हमारे पास जो था इसके अंदर हमने पहले 2 पढ़े थे हाइपोथेसिस, 3 आज हमने पढ़ लिए हैं। इन 5 को रिवाइज करता है मजीद जाके। पहला हमारे पास था द एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस था। सेकंड जो हमारे पास नेचुरल ऑर्डर और हाइपोथेसिस था। थर्ड वन द इनपुट हाइपोथेसिस था। एंड फोर्थ वन द मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर आता था द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। और यही टॉपिक था। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं मुझसे।